नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स में। आज हम लोग दृष्टि आईएएस के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि फरवरी माह के लिए है, जो और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। बोल रहा है कि बिहार में नए एयरपोर्ट को मिली मंजूरी, चर्चा में क्यों। हाल ही में बिहार के पटना के बिहटा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में बिहार के पटना के बिहटा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। बोला मुख्य बिंदु बिहटा एयरपोर्ट के बारे में। बोला इस एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगभग 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कितनी की लागत से? 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। बोल रहा है कि एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य रूस की एक कंपनी को सौंपा गया। किस देश की कंपनी को सौंपा गया है? तो रूस की एक कंपनी को सौंपा गया है। बोल रहा है इस एयरपोर्ट को वर्ष 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2026 तक। 459 करोड़ रुपए की लागत से रूस की कंपनी को सौंपा गया है और कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक। ठीक है। फिर बोल रहा है कि एयरपोर्ट के निर्माण हेतु बिहार सरकार ने लगभग 108 एकड़ ज़मीन आवंटित की है। कितनी ज़मीन आवंटित है? 108 एकड़ ज़मीन आवंटित है। इसके साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से किसका? दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। कब तक? वर्ष 2026 तक। एयरपोर्ट भी 2026 तक और एलिवेटेड जो रोड है दानापुर बिहटा, वो भी 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में। बोले एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। जिसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बोले यह प्राधिकरण ग्राउंड और एयर स्पेस दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंध का कार्य करता है। ठीक है। बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 137 विमानपत्तनों का प्राधिकरण करता है। कितने एयरपोर्ट्स का विमानपत्तन मतलब एयरपोर्ट्स, तो 137 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है, जिसमें कि 23 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, 10 सीमा शुल्क विमानपत्तन है, 81 घरेलू विमानपत्तन है और रक्षा क्षेत्रों में 23 घरेलू सिविल इनक्लेव शामिल हैं। जिसमें हो गया क्या? 137 विमानपत्तन का प्रबंधन करता है ये, जिसमें कि 23 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। 23 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो 10 है सीमा शुल्क विमानपत्तन है और 81 घरेलू हैं। 81 कैसे घरेलू हैं? इसमें 23 हो गया अंतर्राष्ट्रीय और 81 हो गया घरेलू, और फिर 23 हो गया घरेलू सिविल इनक्लेव शामिल हैं। बोल रहा है एएआई हवाई नेविगेशन सेवाएं भी प्रदान करता है और साथ ही विमानन पेशेवरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करता है। क्या करता है? नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है और विमानन पेशेवरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करता है। फिर बोल रहा है बिहटा एयरपोर्ट के लाभ। बिहटा एयरपोर्ट से क्या कुछ लाभ हो सकता है उस क्षेत्र के लोगों को और बिहार को, तो आइए जानते हैं। बोल रहा यह एयरपोर्ट न केवल पटना शहर से जुड़ा रहेगा बल्कि पूरे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नया हवाई यातायात केंद्र बनेगा। इससे प्रमुख शहरों की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी और एयरपोर्ट के निर्माण से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रा की लागत में कमी आएगी। बोल रहा है बोध गया में बौद्ध महोत्सव 2025 चर्चा में क्यों। बोल रहा हाल ही में बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित काल चक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि बिहार में कहाँ पर बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, तो किस मैदान में किया गया? तो कालचक्र मैदान में। फिर बोल रहा है कि मुख्य बिंदु उत्सव के बारे में। यह बौद्ध महोत्सव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की झलक दिखाई दी। फिर बोल इसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। कितने देशों के? 6 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। ठीक है कि बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ। पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया यहाँ पे। इसके लिए कई देशों के बड़े फिल्मकारों, लेखकों आदि को आमंत्रित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल और आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में किया गया।
कहाँ पे किया गया? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। महोत्सव का आयोजन किया, बौद्ध महोत्सव का आयोजन कालचक्र मैदान में हुआ, लेकिन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ? आर्ट्स फेस्टिवल जो था इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में। आगे क्या कि बौद्ध महोत्सव एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है जिसे मुख्य रूप से बिहार के बोधगया में मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, बौद्ध महोत्सव तो बोधगया में ही मनाया जाएगा। फिर यह महोत्सव भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, बौद्ध धर्म और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। बौद्ध महोत्सव का पहला आयोजन 1998 में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिहाज से कि कब बौद्ध महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। बोल रहा बौद्ध गया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र है। यह महोत्सव बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे कि अहिंसा, करुणा, शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। बोला भारत के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों के हजारों श्रद्धालु तथा पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है पूरे विश्व भर में फैली हुई है, खास करके जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन सारे दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार है। तो जब भी बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है तो इन सारे देशों के जो पर्यटक होते हैं, बौद्ध संत होते, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनका आना यहाँ पे होता ही है। आइए जानते हैं कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनका परिचय। और चर्चा में क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य बिंदु, इस अवसर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई तथा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन एवं कृतित्व पर आधारित भजन, कीर्तन एवं निर्गुण गीत की प्रस्तुति की गई। ठीक है, बोला मुख्यमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारतीय राजनीति का जननायक बताया। ये जननायक के नाम से प्रचलित है। कर्पूरी ठाकुर का नाम पहले से ही जननायक है। और लोकनायक के नाम से कौन है? तो ये जयप्रकाश नारायण है। जननायक पूछा जाएगा तो कर्पूरी ठाकुर, और लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण। फिर बोला कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1970 से 71, 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये पूछा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये 11वें मुख्यमंत्री थे। और कब से कब तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सेवा प्रदान की? तो 71 से 71 और 77 से 79, 2 बार इन्होंने यह सेवा प्रदान की। बोला कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर समाजवादी थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा रामानंद मिश्रा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया। उन्होंने ओबीसी के बीच अत्यंत पिछड़ा यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, जिसे हम लोग BC1 भी कहते हैं बिहार में, के रूप में सूचीबद्ध नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। और उनकी मतलब वो बिलोंग भी करते थे, उसी जाति से बिलोंग करते थे और इसलिए वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे उस जाति को। और उन्होंने हिंदी और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने, स्कूल की फीस माफ़ करने तथा पंचायती राज को मजबूत करने सहित व्यापक नीतियाँ लागू की। मतलब यही वो मुख्यमंत्री थे, 11वें मुख्यमंत्री जिन्होंने जो बिहार की जो भाषा है हिंदी और उर्दू, उन दोनों को राजकीय भाषा मतलब दिलाने का काम किया और स्कूल की फीस माफ़ करने का, पंचायती राज को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। इनका निधन फरवरी 1988 में हो गया। इन्हें वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया? 2024 में दिया गया। और कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो 11वें मुख्यमंत्री थे। इनका उपनाम क्या है? जननायक है। और बिहार के मुख्यमंत्री ये कब से कब तक रहे? तो 1970 से 71 और 77 से 79। ठीक है, आगे बढ़ते। बोल रहा भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं, उनसे अलग इसकी घोषणा की जाती है। भारत रत्न की सिफारिश से प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 3 हो सकती है। अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। और इसकी भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करेगा? तो भारत प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं फिर यहाँ पे बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप 2025। वुशु एक खेल है जो यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले में आयोजित हुआ है बिहार में। बिहार राज्य ये वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप 2025 चर्चा में क्यों? बोला 22 से 23 फरवरी 2025 के मध्य मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में बिहार राज्य वुशु चैम्पियनशिप 2025 का शुभारंभ किया गया। वुशु चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुजफ्फरपुर ज़िले में। भी बोला मुख्य बिंदु, यह आयोजन का उद्देश्य इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच वुशु खेल को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना था। आयोजन, इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला खेल विभाग और बिहार वुशु चैंपियंस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। किसने आयोजन किया? तो जिला खेल विभाग और बिहार वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। भागीदारी है इसकी लगभग 300 से अधिक महिला खिलाड़ी बिहार के विभिन्न जिलों से इस चैंपियनशिप में भाग लिया और जिससे राज्य भर में खेल के प्रति उत्साह और भागीदारी का संकेत मिला। एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की ओर भी है कि महिलाओं का जो खेल में भागीदारी बढ़ रहा है। जैसे हरियाणा स्टेट है कि वहाँ की महिलाएं खेल में काफ़ी आगे निकल गई हैं। काफ़ी पिछड़ा राज्य हुआ करता था कभी एक टाइम पे, लेकिन आज वही राज्य आगे निकल गया है। तो वही जो उस चीज़ की पहल बिहार में भी की जा रही है, तो जिसकी एक झलक हम लोग वुशु चैम्पियनशिप में देख सकते हैं कि 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने वुशु चैम्पियनशिप में भाग लिया। फिर बिहार करंट अफेयर्स 2025। मतलब खिलाड़ियों का प्रदर्शन, मतलब मुजफ्फरपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल खिताब जीता। मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था और मुजफ्फरपुर की टीम ने ही खिताब जीता, जो शहर के खेल के प्रति समर्पण स्तर को दर्शाता है। तो वाकई कि मुजफ्फरपुर शहर कितना खेल के प्रति समर्पित है, वहाँ के बच्चे कितना खेल के प्रति जागरूक है, इस चीज़ को दिखाता है। फिर है कि वुशु इवेंट्स, इस चैम्पियनशिप में सांडा और ताओलू जैसे विभिन्न वुशु इवेंट्स में मुकाबले हुए, जो वुशु खेल के विविधता के पहलुओं को उजागर करता है। फिर है कि वुशु के बारे में, वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है। वुशु क्या एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे दो तरह ताओलू और सांडा से खेला जाता है। यह तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। किस तरह से खेला जाता है? ताओलू और सांडा, एक चाइनीज़ ये मार्शल आर्ट है। बोला वुशु कभी कभी कुंगफू भी कहा जाता है, कुंगफू, और दोनों नाम आमतौर पर चीनी मार्शल आर्ट को संदर्भित करते हैं। बिहार के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। बिहार में कुंगफू काफ़ी फेमस है। फिर बोला कि नालंदा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, नालंदा में किन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का खुद ही गृह जिला है एक तरीके से। देखते हैं वो चर्चा में क्यों। बोला बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820.72 करोड़ रुपए की 263 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्य बिंदु, बोला प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास, इन विकास परियोजनाओं में 361.66 करोड़ रुपए की 177 परियोजनाओं का उद्घाटन, 459.05 करोड़ की 86 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग जिन जिन जिलों में देखे हैं उन जिलों में क्या हुआ, कुछ का उद्घाटन हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है। तो उद्घाटन कितने का हुआ है? तो 177 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है और 86 जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शिलान्यास हुआ है। ठीक है, जो 177 परियोजनाएँ हैं उनमें कितने रुपए की लागत वो की गई है? तो 361.66 करोड़ रुपए की। और जो 86 परियोजना है उनमें कितने का ये है लागत है? तो 459.05 करोड़ की। मतलब वो कम है, 86 परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा का निवेश है, 459 करोड़ का निवेश है। और जो ज़्यादा 177 परियोजनाएं हैं उनमें 361.66 करोड़ रुपए का वो किया गया है। फिर बोला तालाब और पुस्तकालय का उद्घाटन, इस दौरान उन्होंने सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाब, सुंदर पार्क और वातानुकूलित डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। ठीक है, फिर है कि सामाजिक उत्थान पार्क, उस पार्क का नाम है सामाजिक उत्थान पार्क। बोला 19 से 20 लाख की लागत से निर्मित, इसे स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना, बोला इस योजना के तहत 12 महादलित परिवारों को नवनिर्मित मकान सौंपे गए। यहाँ बिजली, पानी, बागवानी सुविधा सहित ये दिए गए हैं। फिर बोला जीविका दीदियों को आर्थिक सहयोग, राजगीर कुंड परिसर नवनिर्मित यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन। राजगीर में क्या किया गया? नवनिर्मित यात्री विश्राम स्थल का उद्घाटन किया गया। फिर बोला बेनारस सखसोहरा मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण। बेनारस सखसोहरा मार्ग किस जिले में है? तो नालंदा जिले में है, जिसका चौड़ीकरण किया गया और उसको मजबूतीकरण करने का काम किया गया। वो मत्स्य हैचरी,
तो मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया गया। स्थानीय खेल मैदान निरीक्षण, खिलाड़ियों को ब्लेजर बॉल और खेल किट प्रदान की। सामाजिक भवन, वर्क रोड और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों से संवाद। भावी योजनाएं, राजगीर में डायनासोर पार्क का निर्माण। पूछा सकता है कि बिहार के किस जिले में डायनासोर पार्क का निर्माण की ये परियोजना है, तो ये डायनासोर पार्क का निर्माण कहाँ पे है? राजगीर में। पंचानवे सिंचाई परियोजना, जिसका जीर्णोद्धार और विकास की बात की गई। पंचानवे सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो नालंदा जिले में। फिर है सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे? सरमेरा में। अब आइए जानते हैं नालंदा जिला के कुछ परिचय के बारे में। बोल रहा है परिचय, नालंदा बिहार का एक प्रमुख जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा का मुख्यालय कहाँ पे है? बिहार शरीफ। इसका क्षेत्रफल 2355 वर्ग किलोमीटर है और मिल में 909 वर्ग मील। 2355 वर्ग किलोमीटर इसका ये है क्षेत्रफल है और मिल में 909 मिल है। बोल रहा ऐतिहासिक महत्व, नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी स्थित हैं। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। ये इतिहास से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र मोगलायन, आनंद, उपाली के लोग थे, तो उनमें से एक सारिपुत्र जो भी थे, सारिपुत्र जन्म कहाँ पे हुआ था? नालंदा में ही हुआ था। फिर प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ एक वर्ष बिताया था। वेनसोंग यहाँ पे कब रहे, कितने टाइम तक रहे थे? 1 वर्ष तक रहे थे। किस सेंचुरी में आए थे? 7वीं शताब्दी में आए थे। फिर बोला पर्यटन स्थल, नालंदा के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, नालंदा म्यूजियम, वेनसोंग मेमोरियल हॉल, राजगीर के गर्म पानी के झरने, ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड, लंगटे कुंड। फिर है पावापुरी का निर्माण स्थल, महावीर का निर्वाण स्थल, भगवान महावीर को जहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो था पावापुरी। फिर बोध गया एवं गया, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? फाल्गु और मोहने। नालंदा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? फाल्गु और मोहने। उसके बाद क्या है? भारतीय नकली नोट की छपाई चर्चा में क्यों? 21 फरवरी 2025 को राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने, ये एक अलग एजेंसी है निकल के सामने आ रही, राजस्व खुफिया निदेशालय। फिर बोल रहा है कि भारतीय मुद्रा के जाली नोटों की छपाई में संलिप्त 7 मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया। मुख्य बिंदु मुद्दे के बारे में, नकली भारतीय मुद्रा नोट छापने और सिक्योरिटी पेपर की आयात में संलिप्त मॉड्यूल के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। वे बोल रहा है कि इस कार्रवाई में FICN की छपाई में सक्रिय 7 मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी 8 फरवरी 2025 को DRI ने गाजीपुर और बेंगलुरु में RBI और इंडिया शब्दों वाले एम्बेडेड सुरक्षा धागे वाले कागज के आयात तक पाए गए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। टीम ने 50 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग के नकली नोट और कई मशीनरी उपकरण जब्त किए। नकली मुद्रा का प्रभाव, बोला अर्थव्यवस्था को नुकसान। बोला नकली मुद्रा के प्रसार से महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। असली और नकली मुद्रा के मिश्रण से बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। फिर अपराध का बढ़ना, नकली नोटों का इस्तेमाल काले धन और अवैध गतिविधियों में किया जाता है, जिससे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। नकली नोटों का कारोबार सीमा पार तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से भी जुड़ा होता है। आइए जानते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में कुछ तथ्य। बोले यह भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। इसके अलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। फिर राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में केंद्रीय प्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। फिर महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। बोला बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 140 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु, बोला मुद्दे के बारे में,
समाज कल्याण विभाग ने एक अलग संवर्ग बनाने का निर्णय लिया जिसके तहत उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होंगे। उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उद्देश्य घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों से प्रभावी ढंग से निपटना। घरेलू हिंसा से जो मामले बढ़ रहे हैं उनको निपटने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना। फिर बोला कि नियुक्ति का स्तर उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर कुल 140 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कितने? 140 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। फिर 101 उपमंडल स्तर पर, 38 जिला स्तर पर और 1 राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारी। तो ऐसे ही हो जा रहा है, 101 और 138 139 और 140 हो गया। उपमंडल, जिला, राज्य, उपमंडल, जिला, राज्य, उपमंडल जिसको हम अनुमंडल भी बोलते हैं, जिला 38 और 1 राज्य। बोला सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियां। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिला के अधिकारों की सुरक्षा करना, मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना। महिला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है कब का है? तो 2005 का है। फिर बोल रहा है कि इसमें मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना, पीड़ित महिला की शारीरिक चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाना और रिपोर्ट संबंधित थाने तथा मजिस्ट्रेट को भेजना। इनका काम क्या होगा? जो महिलाएं हैं उनको जो शारीरिक चोट आई है उनका मतलब मेडिकल वो कराया जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा और जो भी रिपोर्ट आएगा वो जो वहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे उस जिले के उनको भेजा जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत आर्थिक राहत आदेश का पालन सुनिश्चित करना। इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि आर्थिक राहत जो आदेश है, जो महिलाओं को जो आर्थिक राहत मिलती है घरेलू हिंसा के खिलाफ, उसको भी ये सुनिश्चित करेंगे। आइए जानते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में। बोला परिचय, यह महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को उनके घरों में या किसी अन्य निजी स्थान पर होने वाली हिंसा से बचाना है और उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना है। फिर घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार के हिंसाओं को शामिल किया गया है। जैसे शारीरिक हिंसा, इसमें महिला को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना शामिल है। उदाहरण थप्पड़ मारना, धक्का देना, पीटना। फिर है यौन हिंसा, इसमें महिला के साथ यौन उत्पीड़न या बलात्कार करना आदि कुकृत्य शामिल हैं। उदाहरण जबरन संभोग, अन्य यौन अपराध। फिर भावनात्मक दुरुपयोग, इसमें महिला की मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाना शामिल है। उदाहरण अपमान करना, विश्वासघात करना, डराना, धमकाना या महिला को मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कराना। फिर सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण, इसमें क्या है कि इसमें महिला को उसके परिवार और दोस्तों से अलग करना, उसे सामाजिक रूप से अकेला करना या उसे अपनी इच्छा के खिलाफ सीमित करना शामिल है। क्या पहले वाह इतना होने लगे तो। और पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना चर्चा में क्यों? 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की है। ठीक है, और देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। ये पूछा सकता है कि अभी कौन सा किस्त लागू हुआ है? तो 19वीं किस्त लागू हुआ है। और कितनी महिला लाभान्वित हुई है? 2 करोड़ 41 लाख महिलाएं और 9 करोड़ 8 लाख पुरुष यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। 9 करोड़ 8 लाख पुरुष और यहाँ पे 2 करोड़ 41 लाख महिलाएं। और कौन सी किस्त है? तो 19वीं किस्त है। फिर आगे क्या है? बोल रहा है कि मुख्य बिंदु, इस योजना के तहत 2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। जो फिर बोल रहा है कि इससे किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। ये पूछा सकते कि 18वीं किस्त कब जारी हुई थी? तो 5 अक्टूबर 2024 को। और 19वीं किस्त कब जारी हुई है? तो यहाँ पे 19वीं किस्त जारी हुई है ये 24 फरवरी 2025 को। वो था अक्टूबर में 5 अक्टूबर 2024 और ये 24 क्या है? फरवरी 2025। फिर है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसे 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी को शुरू की गई थी, 24 फरवरी 2019। ठीक है। और अभी कब दिया गया है? तो ये दिया गया है कब? 24 फरवरी ये 2025 को दिया गया है। और जो कि 19वीं किस्त थे, और इससे पहले जो 18वीं किस्त थे वो कहाँ से? वो वासिम से दिया गया था। वासिम महाराष्ट्र के वासिम कोई जगह है, वहाँ से दिया गया था 18वीं किस्त। वो अक्टूबर में दिया गया था। फिर बोल रहा इसे 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। फिर है वित्तीय लाभ। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में 4 महीने में तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाएगा। यहाँ पे कितना है कि 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये करके। फिर योजना का दायरा है। बोल रही है योजना शुरू में उन छोटे किसान सीमांत किसानों के लिए थी जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों तक को कवर हेतु बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें दायरा था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होगी, उन्हीं को इस नीति से वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन अब सबको ये लाभ मिल रहा है। फिर वित्त पोषण और कार्यान्वयन, यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एक ऐसी योजना है इसमें राज्य का कोई भागीदारी नहीं है, पूरी तरीके से ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उद्देश्य इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी लघु एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। तो उनके पास पैसे रहे जिससे वो उसमें इन्वेस्ट कर पाए, इसके लिए और इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा खेतों की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना है। मतलब अमूमन ये होता है कि मतलब उनके पास पैसे नहीं रहते हैं बीज वगैरह खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, तो बड़े जो साहूकार सेठ होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं। तो उस ज़रूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल किया गया था। लेकिन ये पहल ज़मीनी स्तर पर कितना सफल है ये तो ग्राउंड लेवल पर जाकर ही ये चीज़ को देखा जा सकता है। पीएम किसान मोबाइल ऐप, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल ऐप है कौन सा? पीएम किसान। और इसमें कौन से मंत्रालय है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इस तरह हमारा ये फरवरी मंथ का दृष्टिया इस करेंट अफेयर्स का जो सीरीज़ था वो ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए।